चलिए, पिछले दिनों हमने आपको बताया था अर्थशास्त्र में कृषि के लिए चुनौतियों में किस प्रकार से भूमि का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है ना। अब हम आगे बताएंगे आपको इस पैराग्राफ में कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना ये भी एक प्रकार की अभी वर्तमान में चुनौती बनते जा रही है। ठीक है, उर्वरा शक्ति मतलब हमारे भूमि की उपजाऊ क्षमता की शक्ति को बनाए रखना। हमने कक्षा 8वीं में पढ़ा कि 1960 के दशक में हरित क्रांति की योजना की शुरुआत की गई। हरित क्रांति की शुरुआत की गई क्यों की गई थी? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही थी और उसी जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जो भूमि में उपजाऊ क्षमता थी, उत्पादन था, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा था। इसलिए हरित क्रांति योजना को अपनाया गया 1960 के दशक में। ठीक है, उसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों आदि का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की गई। उत्पादन में वृद्धि की गई, उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, फसलों के अधिक उत्पादन की चाह में कृषक वर्ग द्वारा अपनी भूमि में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। उस समय का सिर्फ एक ही उद्देश्य था किसानों का कि कैसे अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाया जाए, है ना। फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि तो हो गई, अनाज की पैदावार तो बढ़ गई, इससे अनाज का भंडारण भी बढ़ा और अकाल पर काबू पा लिया गया और खाद्य सुरक्षा संभव हो पाई। ठीक है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। यह किस प्रकार से हुए आपको बताना चाहूंगा। भूमि में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं। वे भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं, लेकिन इन सूक्ष्म जीवों की सड़न और अपघटन के कारण तरह तरह के पोषक तत्व भूमि में बनते रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो अपना समय पूरा होने पर मर जाते हैं, फूल पत्ते वगैरह सड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो सड़न और अपघटन से क्या होता था, भूमि के लिए पोषक तत्व तैयार होते थे, उससे भूमि में पोषक तत्व बनते रहते थे। किंतु रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों में कई ऐसे रसायन होते हैं जो भूमि में मौजूद सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और रसायनों के प्रभाव से सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं। अत्यधिक रासायनिक और कीटनाशक उपयोग करने से क्या होता है, भूमि में जो मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो असमय मर जाते हैं और समाप्त होने की कगार में पहुंच जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के नहीं रहने से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, कृषक को इस बात का अनुमान है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। किसानों को यह धीरे धीरे पता चल गया था कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है, पर उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और फसल को विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग कर रहे थे। उसके बावजूद किसान क्या कर रहे थे, रासायनिक और कीटनाशक का उपयोग कर रहे थे। इससे कृषि की लागत काफी महंगी होती जा रही थी। कृषि में जो लागत लगती है, जो पैसा लगता है रासायनिक खाद और अन्य खादों में, कीटनाशकों में, वो महंगा होते जा रहा था। खेती के तरीके में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ परिवर्तन की जरूरत महसूस होने लगी, जैसे व्यापक रूप से जैविक खाद का उपयोग करना,
जैविक खाद मतलब एक प्रकार से सड़े हुए फूल पत्ते और गोबर को मिलाकर, गाय के गोबर को मिलाकर एक खाद बनती है जिसे जैविक खाद बोला जाता है। उस जैविक खाद का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में पुनः किया जाना चाहिए और मिश्रित एवं बहुफसली कृषि को अपनाना चाहिए। मिश्रित मतलब मिली जुली हुई, और बहुफसली मतलब बहुत प्रकार की फसलों को कृषक द्वारा अपनाना चाहिए। इससे भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहेगी और कृषि लागत अपेक्षाकृत सस्ती हो जाएगी, है ना। आमतौर पर देखा गया है कि किसी एक ऋतु में बड़े क्षेत्र में सभी कृषक एक ही तरह की फसल ली जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक क्षेत्र में किसी एक ऋतु में एक ही प्रकार की फसल किसानों द्वारा ली जाती है। किसानों ने अनुभव किया कि इस कार्य में यदि किसी भी मौसम में प्राकृतिक परिवर्तन होता है तो उस क्षेत्र में सभी की फसलें प्रभावित होती हैं। परंतु मिश्रित एवं बहुफसली कृषि अपनाए जाने से अगर प्राकृतिक परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान से या हानि से फसल को बचाया जा सकता है। जैसे किसी एक गांव में कृषक रबी के मौसम में विभिन्न खेतों में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि की उपज लेने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक परिवर्तन से कुछ फसल ही प्रभावित हुई एवं अन्य फसल को बचा लिया गया। ठीक है, अगर सभी लोग मान लीजिए सिर्फ गेहूं और गेहूं ही फसल लेते और मौसम परिवर्तन होता तो सबकी गेहूं क्या है, खराब हो जाती, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। लेकिन वहां पर क्या किया गया, बहु फसल ली गई। किसी ने चना बोया, किसी ने मटर बोया, किसी ने मसूर बोया, किसी ने सरसों और किसी ने गेहूं, है ना। इस प्रकार से अगर प्राकृतिक परिवर्तन भी हुआ तो कुछ एक फसल को नुकसान होगा, बाकी फसलें बच जाती हैं या बचा ली जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार सूखी खेती के इलाके में देशी एवं कम पानी वाली फसलें, जहां पर सूखी खेती होती है, जहां पर पानी की मात्रा कम लगती है, उस प्रकार से देशी फसलें और कम पानी वाली फसलें, जिस फसल को पानी की आवश्यकता कम होती है, ऐसी फसल ली जाती है। जैसे जौ, बाजरा, मूंग, उड़द आदि का उत्पादन किया जा सकता है। आज की चुनौती यह है कि सरकारी योजनाओं द्वारा बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए। चुनौती यह है कि किसानों को बहुफसली लेने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, है ना। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में खेतों की फसल के बारे में बताया गया है, जो सीधा सीधा हमारे भारत देश की जीडीपी को प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से एक चित्र में दिया हुआ है, बारिश न होने के कारण खेत सूख जाता है ना। और अगर बारिश का पानी पर्याप्त रूप से न मिले तो अकाल की स्थिति आ जाती है, अर्थात अनाज का नुकसान होता है ना। इस प्रकार से देश को भी नुकसान होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगला विषय हम पढ़ेंगे जैविक खेती के बारे में। अगले दिन आप पढ़ते रहिए। हाँ, इतिहास में देखिएगा पेज क्रमांक 137, 38, 39, 40, 41, 42 ये पेज आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर देख के बताता हूं आपको। एक 137, 38, 39, 40 और 141 इतिहास में आप इन विभिन्न पृष्ठों का अध्ययन करेंगे। हम आपसे इन्हीं प्रश्नों के पेज के बीच से 5 प्रश्न पूछेंगे और उस 5 प्रश्न को हल करके आपको बताना है कि
किस प्रकार के उत्तर हमें देने हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। और आप लोगों का असाइनमेंट 2, अक्टूबर का असाइनमेंट 2 मिलना शुरू हो गया है, जिसे आपके अभिभावक या पालक शाम को 4 बजे तक असाइनमेंट ले जा सकते हैं और इन असाइनमेंट को शनिवार की शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से सभी अभिभावकों को जमा करना है। ठीक है, तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में आप असाइनमेंट आपके माता पिता आकर जरूर लेकर जाएं और उस असाइनमेंट को साफ अक्षरों में भर के वापस शनिवार की शाम 4 बजे तक जमा करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूं ही लगातार पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।